सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और मैं ईश्वर से आपके परिवार की स्वस्थता के लिए भी मैं कामना करता हूं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। हमारा भारत देश भी स्वस्थ रहेगा। तो इस पेंडेमिक की घड़ी में, ये वैश्विक महामारी जिसने कि हमारे इस भारत को जकड़ रखा है, उस घड़ी में मैं कहूँगा कि उस लॉकडाउन की घड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पैफी इंडिया, पैफी फेसबुक लाइव टीम और डॉक्टर पीयूष जैन जो कि इसके कर्णधार हैं, जिन्होंने मुझे दोबारा से एक मौका दिया और ये अनुरोध सहज स्वीकार किया गया। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पुनः पैफी फेसबुक लाइव सेशन में आमंत्रित किया गया और जैसा कि आज ये वैश्विक महामारी पैंडेमिक, जिसे हमें अपने को बचाना है, अपने को इस कोरोना जैसे राक्षस प्रवृत्ति वाले वायरस से अपने को और क्योंकि कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है और अगर हम कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं ना अपनाएं तो हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क, भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग हटना है, बहुत ही आवश्यकता पड़े तो बाहर जाना है आपको। उसके बाद जब भी आप घर आए तो आपके हाथ धुले होने चाहिए, हैंड वॉश बहुत तरीके से। आप देख ही रहे होंगे पूरा हमारा आप देख सकते हैं। और इसमें एक विशेष, क्योंकि हम लोग सब अपने घर में एक लॉकडाउन हो रखे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरक्षक जो प्रणाली है वो मजबूत होनी चाहिए कि जिससे कोरोना वायरस अगर आसपास भी आए तो हमारे में प्रवेश ना कर पाए। इस मानव रूपी जो ढांचा है इसमें प्रवेश ना कर पाए। अब प्रवेश करने के रास्ते आपको पता ही है कि नाक, मुंह, आंख, ये 3 रास्ते बताए गए हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। और जो हम लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के अंदर जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे। इम्यून सिस्टम बना रहे मतलब रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है हमारा वो मजबूत हो जाए। मीन्स वी हैव टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। तो हमें क्या हेल्दी ईटिंग करनी है, क्या हमें डाइट लेनी है, मैं आज उसी पे अपना वक्तव्य देने आपके समक्ष आया हूं मैं। और मेरा टॉपिक हेल्दी ईटिंग फॉर लंग्स। अब
लंग्स मतलब फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। जब यह कोरोना वायरस इस फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है तब स्थिति हमारे लिए बड़ी सीवियर हो जा रही है। तो मैं थोड़ा सा लंग्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि श्वसन तंत्र जो है में जब अंतः श्वसन करते हैं, जिसमें वातावरण से 78% नाइट्रोजन और लगभग 20% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को अंतः श्वसन द्वारा, इंस्पायरेशन द्वारा हम अंदर ग्रहण करते हैं। और वो नाक के जो हमारे नॉस्ट्रिल है, नाक का जो रास्ता है, वहां से वो प्रवेश करती है वायु। और नाक के अंदर का जो भाग होता है जिसको कि हम नेजल कैविटी कहते हैं, इस नेजल कैविटी में सीलिया होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बीच में नेजल सेप्टम होता है और दोनों तरफ आप देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस छोड़ती रहती है। जो चिकना चिकना दिखते होंगे वो म्यूकस होता है हमारा। और ऐसे ही सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर कॉन्चा होता है इसमें। और इस कॉन्चे से हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, जो कि इसको मॉइस्चर करती रहती हैं, जिससे कि ये गर्म सा रहे। और हम जैसे वायु अंदर लेते हैं, अगर उसमें कुछ छोटे छोटे कण आते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो बड़े कणों को, बाल जो हमारा सीलिया वो रोक लेता है, छोटे छोटे कणों को वो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने में चिपका लेता है। फिर वायु हमारे ऐसे जाती है, जो नाक का जो रास्ता होता है इसको हम नेज़ल, ऐसी मुंह का जो रास्ता होता है ओजोफेरिंग्स, ये दोनों जाके आगे लैरिंगोफेरिंग्स में मिलते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स हमारे ट्रैकिया मतलब जो श्वसन नली होती है उसके पीछे रहता है। और लैरिंगोफेरिंग्स देखेंगे आप, इसके बाद हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स ट्रैकिया और लैरिंगोफेरिंग्स के बीच में होता है। ट्रैकिया से लैरिंग्स जिसको कि हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, निकला रहता है, इसको एडम एप्पल्स कहते हैं। और हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो आप देखेंगे वो दो होते हैं, उसके बीच की जगह को हम ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा आकृति कार्टिलेज की बनी हुई एपिग्लोटिस, जो कि आहार नाल में अगर आपने भोजन में कुछ खाया तो वो क्या करती है, उस एपिग्लोटिस हमारी श्वास नली को ढक लेती है, उसके ऊपर से भोज्य कण हमारा बाहर निकल जाता है। अब आता ट्रैकिया जिसको कि श्वास नली कहते हैं। होता है तो मुंह के द्वारा पहले हमारे श्वास नली ट्रैकिया में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंदर सी आकार के कार्टिलेजेस होते हैं, सी शेप के, और इसलिए इसको बोलते हैं हॉर शू शेप कार्टिलेजेस होते हैं ये, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि, और ये जो कार्टिलेजेस क्या करते हैं, ये उसको पूरे कार्टिलेजेस को सपोर्ट करते हैं, अन्यथा क्या होगा, वो कार्टिलेज जो हमारी ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा। ट्रैकिया आगे जाके नीचे की तरफ जब पहुंचता है, लगभग 5वीं हमारी जो पसली होती है वहां जाके ये बटता है। तो बटने से पहले इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई 2 भागों में बटता है, ब्रोंकस एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में। दायां फेफड़ा जो होता है, राइट लंग जो होता है, ये ब्रोंकाई ब्रोंकस के रूप में एंटर करता है और ये वर्टिकली आता है, सीधे आता है नीचे की तरफ। और लेफ्ट वाले के अंदर हमारा कैसे होता है, लगभग हल्का सा हॉरिजॉन्टल होता है। इसलिए आपने देखा कुछ बाहर की कोई कण अगर अंदर जाता है, फेफड़ा कुछ बड़ा भी होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें 3 लॉब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लॉब होते हैं, और इसी बाएं फेफड़े होता है।
तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रोंकस होता है आगे जाके अनगिनत शाखाओं में बढ़ जाता है, एयर पैसेज के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिसको कि हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स अंततः अंत में जाके एक गुच्छे नुमा आकृतियों में खत्म होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। एल्वुलाइज, जिनको कि एयर सेक्स, वायु की थैलियां कहते हैं, उसमें खत्म होता है, जहां की गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां क्या होता है, इस हमारी कैपिलरीज इसको घेर के रखती हैं। जैसे हमने वायु इंस्पायरेशन किया तो अंदर वायु गई, तो जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये जो एल्वुलाइज होती है सिंगल लेयर, पतली लेयर होती है इस सेल की इसकी, तो जो बाहर हमारे कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं वो हमारे हार्ट से, वो क्या करती हैं उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर, और अंदर से ऑक्सीजन इस कैपिलरीज में आता है और वो पल्मोनरी वेन्स के रास्ते हमारे हृदय में पहुंच जाता है। तो ये ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक मैंने बताया, इसके अंदर आप मुख्य अंग फेफड़ों को हमें मजबूत करना है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि अगर देखेंगे जो हमारे श्वसन तंत्र और फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारा अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर आप देखेंगे अपना सीओबीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके बाद सार्स नाम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स भी नाम आ रहा होगा, सुन रहा होगा आप, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, निमोनिया, एम्फीसेमा, सेप्सिस, उसके बाद आप देखेंगे कोविड-19, जिसको कि ARDS की श्रेणी में रखा गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इन रोगों से अगर हमें बचना है तो हमारे फेफड़ों की इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत कैसे करेंगे? हेल्दी ईटिंग से, मीन्स ऐसा डाइट, हाँ वो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट विच हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में हो। एक निश्चित अनुपात एक आम व्यक्ति के लिए आपने सुना होगा से 60%, फैट्स 25 से 30% और प्रोटीन 10 से 15% ये होता है। तो हेल्दी डाइट, बिकॉज इट्स protect us from the different diseases. It's protect our lungs from the different related diseases. Means pulmonary diseases. तो अब डाइट, उसमें डाइट में क्या लिया जाए? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मैं पहले समझाना चाहूंगा एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा कि ग्लूकोज प्लस क्या करता है, ये एटीपी, जिसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ब्रेकडाउन होता है। ये किसमें ब्रेकडाउन है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो जब वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हमारी कोशिका की जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मेम्ब्रेन के पास होता है। ऑक्सीडेशन कम होता है, प्रोसेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कम होता चालू जाता है, ये डिपेल्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डिपेल्ट होता है तो क्या होता है कि बनने चालू हो जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स ही जड़ होते हैं रोगों की। फ्री रेडिकल बेसिकली एसिडिक है और ये रोगों को जन्म देता है, नए नए रोगों को। अब इस फ्री रेडिकल्स को हटाना है तो इन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे कम हुए थे उनको दोबारा बनाते हैं और उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा पूरा तन स्वस्थ रहता है, हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहता है। अब एंटीऑक्सीडेंट के अंदर क्या क्या आते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा विटामिन, हम लेके चलते हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। मिनरल्स के अंदर बढ़ेंगे हम तो सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, ऐसे अनगिनत मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए किसका काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। मैं सबसे पहले विटामिन ए के ऊपर आता हूं। आप देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, और इसका प्रीकर्सर जो होता है बीटा कैरोटीन होता है। कैरोटीन किससे मिलता है हमें, प्लांट फूड से मिलता है। और अगर रेटिनॉल सीधे मिल रहा है तो रेटिनॉल किससे मिल रहा है, सीधे रेटिनॉल जो मिलता है, रेटिनॉल जो सीधे मिलता है वो एनिमल फूड से मिलता है। तो जो कैरोटीन होता है ये क्या होता है, इट्स ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। कैरोटीन जो होता है नारंगी चीजों में मिलता है, नारंगी फल फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जिसका रंग थोड़ा सा पीला हो। ठीक है, तो मैं कुछ इसके सोर्सेज बता रहा हूं, क्योंकि बीटा कैरोटीन के बारे में इसकी कुछ सोर्स बता रहा हूं मैं, कि इसमें आप देखेंगे तो कद्दू, उसमें ल्यूटीन हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद रसीले फल, जिसको हम स्क्वैश फ्रूट कहते हैं, जूसी फ्रूट कहते हैं हम, गाजर, कैरेट, फिर स्पिनच मतलब पालक, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। हमें अपने भोजन में ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अवश्य ले लें। आप देखेंगे जैसे मैंने बताया, कद्दू, रसीले फल, गाजर, पालक, शकरकंद। आज आप देख रहे होंगे हाँ, वो बैक कैमरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आज आम का सीजन आ रहा है। आम मतलब जिस भी फल या फ्रूट के अंदर पीलापन दिखता हो वो बीटा कैरोटीन का कार्य करता है। हमारा कैंटोलूप्स, जिसको खरबूजा कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां,
फिर आप देखेंगे पपैया, पपीता। हाँ, मुझे आप सुन पा रहे हैं? मैं आपका मैसेज देखना चाहूंगा मैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर आता टमाटर। हाँ, टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन सुना होगा कि कैंसर के लिए बहुत एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है हमारा। येलो मेज, जो आजकल आपको मिल भी रहा होगा, मक्का, भुट्टा जो खाते हैं हम लोग, येलो कलर का, येलो मेज। फिर है ड्राइड एप्रीकोट, सूखे हुए एप्रीकोट, जो खुबानी आते हैं, खुबानी सूखा हुआ, वो पीला पीला सा होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक जो हमारा जिंजर फैमिली का होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बीटा कैरोटीन का कार्य करता है। और आप देखेंगे एक वयस्क पुरुष को लगभग 900 मिलीग्राम और एक महिला को 700 मिलीग्राम से। और दूसरा आते हैं हम, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी को आप देखेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जो लगभग सबको पता है कि साइट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। ये मुख्यतः ताजे फलों, सब्जियों, रसीले फल, आंवला। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। और ये सीजन भी आंवला का आ रहा है, आंवला का, अमरूद, स्ट्रॉबेरीज। फिर देखेंगे बंद गोभी। आपने देखा क्या? बंद गोभी। बंद गोभी के बाद फूल गोभी, संतरा, रसबरी, मूली। मूली में विटामिन सी। ब्रोकोली। ब्रोकोली किसे कहते हैं? हरी रंग की गोभी आती है जो, ब्रोकोली में भी विटामिन सी पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंद। फिर अमरनाथ। आपने देखा होगा आंवले की प्रवृत्ति का होता है, लाइन लकीरें से पड़ी रहती है, अमरनाथ। फिर आता है एस्पैरागस, जिसको सतावार कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है रेड पीपर्स, जो लाल शिमला मिर्च होती है हमारी। येलो पीपर, पीले रंग की जो शिमला मिर्च आती है। फिर गार्लिक, लहसुन, जो कि सल्फर का भी एक अच्छा सोर्स होता है। लेमन, नींबू, ग्रीन पीस, मटर के दाने हरे। ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक देखा होगा, सहजन बोलते हैं इसको, जो साउथ इंडिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जब भी सांभर बनता है तो सहजन डाला जाता है उसके अंदर। हरी मिर्च। तो ये कुछ विटामिन ए के मैंने सोर्सेज बताए। ये हमारा दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए और विटामिन सी, ये हमारा कैसा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल। अब आता है विटामिन डी, जिसको कि हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी, कि यह विटामिन डी हमारी कैल्शियम की भरपाई करता है।
ऐसे देखा जाए तो विटामिन डी 10 प्रकार के